Welcome to ECE for You, your one-stop channel to master electronics and communication engineering. हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन का ही एक एक्सटेंशन है जिसमें हम लोग दो पीएन जंक्शंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाऊं जिसको हम लोग शॉर्ट में बीजेटी बोलते हैं, तो बीजेटी दो टाइप का हो सकता है। पहला हो सकता है एनपीएन और दूसरा हो सकता है पीएनपी। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेसिकली मतलब यह है कि इसमें एक एन टाइप मटेरियल होगा, एक पी टाइप मटेरियल होगा और फिर से एक एन टाइप मटेरियल होगा। ठीक। और पीएनपी ट्रांजिस्टर का मतलब ये होता है कि इसमें एक पी टाइप मटेरियल होगा, फिर एन टाइप मटेरियल होगा और पी टाइप मटेरियल होगा। तो देखिए, जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बेसिकली होता है वो क्या होता है, उसमें तीन टर्मिनल होते हैं और दो जंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो तीन टर्मिनल जो है, पहला टर्मिनल हम लोग उसको एमिटर बोलते हैं, एमिटर। दूसरे को हम लोग बेस बोलते हैं और तीसरे को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो तीन तो हमारे टर्मिनल हो गए, ये एमिटर, बेस और कलेक्टर। और दो जंक्शन, पहला जंक्शन ये है एनपी मटेरियल के बीच में और दूसरा पीएन मटेरियल के बीच में है। ठीक है। तो हम लोगों ने जैसा प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जब भी हम दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे पीएन जंक्शन हम लोग बनाते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले तो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाती है। डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाती है, इस वजह से हमारे जो मटेरियल है या हमारा जो कंबाइंड मटेरियल है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की ही बात करें और एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही रेफरेंस लेकर हम लोग चलेंगे इस लेक्चर में और उसी को स्टैंडर्डाइज करेंगे, क्योंकि उसका ही जस्ट अपोजिट जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में होता है। ठीक है। तो एमिटर बेस कलेक्टर को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। तो देखिए, इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एमिटर जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है। एमिटर की डोपिंग जो है बहुत ज्यादा होती है, हाईली डोप्ड होता है। बेस लाइटली डोप्ड होता है और कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है। ठीक है। अब एमिटर हाईली डोप्ड इसलिए होता है क्योंकि अगर वो हाईली डोप्ड होगा तो वो करियर इंजेक्शन जो है, उसमें करियर इंजेक्शन बहुत ज्यादा कर सकेगा बेस के अंदर। और दूसरी चीज ये है कि बेस की जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, बेस की लेंथ कम होती है, बेस में डोपिंग कम होती है। कलेक्टर की लेंथ ज्यादा होती है क्योंकि जितने भी चार कैरियर इंजेक्ट किए गए हैं एमिटर से वो सारे कलेक्टर पे कलेक्ट किए जा सकें, इसलिए कलेक्टर की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। अब देखिए, होता क्या है, बेसिकली हम लोग करंट का मैकेनिज्म समझते हैं कि करंट किस तरह से इसमें फ्लो होती है। देखिए, अगर मैं एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर की बात करता हूं, एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर अगर मैं बनाता हूं, एनपीएन, ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि मैं जो हमारा एमिटर और बेस जंक्शन है उसको मैं फॉरवर्ड वाइज कर दे रहा हूं और हमारा जो पीएन जंक्शन है यानी कि बेस और कलेक्टर जंक्शन है उसको मैं रिवर्स वाइज कर दे रहा हूं। ठीक। हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो बेसिकली तीन रीजन में काम करता है। पहला रीजन होता है एक्टिव रीजन, फिर होता है सैचुरेशन रीजन और तीसरा होता है कट ऑफ रीजन। ट्रांजिस्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच भी काम कर सकता है, एज एन एम्पलीफायर भी काम कर सकता है। ठीक है। स्विच की तरह वो एक्ट करता है सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में, और एज ए एम्पलीफायर काम करता है एक्टिव रीजन में। ठीक है। तो अभी जो रीजन मैंने बनाया है, अभी जो मैंने बाइसिंग की है, वो बाइसिंग इसको किस तरह से एक्ट कराएगी, एज ए एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में देखिए, एमिटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा। ठीक है। ये है हमारा एक्टिव रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम लोग सैचुरेशन रीजन की बात करते हैं। सैचुरेशन रीजन में दोनों ही हमारे जंक्शंस फॉरवर्ड बायस्ड होंगे। ठीक है। कट ऑफ रीजन में दोनों ही रिवर्स बायस होंगे। तो एक्टिव रीजन में एज अ एम्पलीफायर एक्ट करेगा हमारा पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर। ठीक है। और सैचुरेशन रीजन में एज अ क्लोज स्विच, इस टाइप से, और कट ऑफ रीजन में एज अ ओपन स्विच एक्ट करता है हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली एज अ एम्पलीफायर, एज अ स्विच काम करता है
और पहली चीज तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव रीजन में किस तरह से ट्रांजिस्टर काम करता है। ठीक है, अब देखिए एमिटर हाईली डोप्ड है, ठीक है, तो इसमें करियर कंसंट्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। और दूसरी चीज ये है कि मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, तो फॉरवर्ड बायस करने से क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ इंजेक्ट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंजेक्ट होंगे बेस मटेरियल में। ठीक है, और बेस मटेरियल की खासियत ये है कि उसकी लेंथ बहुत छोटी है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा कम होने की वजह से क्या होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स में इंजेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेशन के लिए उनको उतना समय नहीं मिलेगा, उतनी डिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो उस वजह से क्या होगा, उनका रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। उनका रिकॉम्बिनेशन अगर बहुत कम हो रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम मेजोरिटी आपको कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम मेजोरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब ये देखिए जहां पर कलेक्टर और बेस ज्वाइंट है, वहां पर अगर आप डिप्लीशन रीजन देखें तो कैसे निकालेंगे, बेसिकली ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है यानी कि डिप्लीशन रीजन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी होगी, और फॉरवर्ड बायस चूंकि इमिटर और बेस है तो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन की जो लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। अब देखिए बेस कलेक्टर रीजन में जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो जो भी हमारे चार्ज कैरियर्स यहाँ पर पहुंच गए हैं उन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से इंजेक्ट किए गए हैं वो सारे के सारे या मैक्सिमम कहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाएंगे। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिकॉम्बाइन हो रहे हैं, कहाँ पर रिकॉम्बाइन हो रहे हैं, बेस में। अगर बेस में रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा कि बेस टर्मिनल कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स को प्रोवाइड करेगा, किस लिए, ताकि हमारी चार्ज न्यूट्रलिटी बनी रहे। अगर चार्ज न्यूट्रलिटी हमारी नहीं बनेगी तो हमारा सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें तीन करंट प्राप्त होंगी। पहली करंट कौन सी है, एमिटर करंट है, दूसरी करंट कौन सी है, बेस करंट है, और तीसरी करंट कौन सी है, कलेक्टर करंट है। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ी करंट इसमें कौन सी होगी, सबसे बड़ी करंट जो होगी कौन सी होगी, एमिटर करंट होगी, क्यों, ठीक। सबसे छोटी करंट कौन सी होगी, बेस करंट होगी। और कलेक्टर करंट को हम लोग आईसी बोलते हैं। आईसी की जो वैल्यू होती है वो अल्फा आई ई के बराबर होती है, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू शॉर्टर देन 1 होती है, और आईसी की वैल्यू बीटा आई बी के बराबर होती है, और बीटा की वैल्यू लाई करती है 100 से 300 के बीच में। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन है, बेसिकली ये रिलेशन ये दर्शाता है कि जो हमारे टोटल चार्ज कैरियर्स एमिटर से चले थे उसमें मैक्सिमम जो है वो कलेक्टर पर कलेक्ट हुए हैं, और कुछ ही ऐसे चार्ज कैरियर्स हैं जो रिकम्बाइन हुए हैं जिनकी वजह से बेस करंट जनरेट हो रही है। ठीक है, अगर हमें इसका किरचॉफ लॉ लगाना हो तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इमिटर करंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और बेस करंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और कलेक्टर करंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो सिंपल सा अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो किरचॉफ करंट लॉ मुझे ये रिलेशन निकाल कर देता है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन ये दर्शाता है कि टोटल जो चार्ज कैरियर्स निगेक्ट किए गए हैं वो किसके बराबर होंगे, जो कलेक्टेड चार्ज कैरियर्स हैं और जो रिकम्बाइंड हुए हैं उनके बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तो पहला फंडामेंटल था इसमें। ठीक, अब इसमें हम लोग दूसरी चीज देखते हैं कि हमारे करंट का मैकेनिज्म क्या है। बेसिकली ये तो एक्टिव रीजन की बात चली रही है, तो करंट किस तरह से फ्लो हो रही है, मैकेनिज्म क्या है। देखिए चूंकि ये जंक्शन जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो बैरियर होगा, बैरियर होगा बहुत ही छोटा होगा। बैरियर अगर बहुत छोटा है और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, कौन सी करंट प्रोमिनेंट होगी, डिफ्यूजन करंट प्रोमिनेंट होगी। ठीक है, तो आई डिफ्यूजन जो है वो यहाँ पर प्रोमिनेंट होगी। ठीक है, इस जंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब दूसरे जंक्शन की बात करते हैं, ये है हमारा रिवर्स बायस का जंक्शन। ठीक है, रिवर्स बायस के जंक्शन में क्या हो रहा है कि टोटल चार्ज कैरियर्स यहाँ पर आ रहे हैं तो वो स्वेप्ट अक्रॉस किसकी वजह से हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर कैरियर्स एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर जो करंट प्रोमिनेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ये एक्टिव रीजन का फंडामेंटल है। अब आप पूछेंगे कि एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, तो एम्पलीफिकेशन का बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा जो आईसी था यानी कलेक्टर करंट था वो बीटा आईवी के बराबर होता है। ठीक है, और बीटा की वैल्यू 100 से लेकर 300 या जो भी है, आपको एक तो उसमें न्यूमेरिकल में दिया भी होगा,
50 भी होती है, कभी कभी 100 भी दी होती है। तो अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं तो इनपुट हम लोग कहाँ पर देंगे, इनपुट को हमेशा हम बेस पर देंगे, और जो हमें रिजल्ट चाहिए होगा या आउटपुट चाहिए होगा वो हम लोग कलेक्टर से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एम्पलीफिकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्पलीफिकेशन हमारा बीटा प्रोवाइड कर रहा है, ये एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा है एम्पलीफिकेशन। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में जो पीएन जंक्शन जो बीजेटी है हमारा, वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, एज ए एम्पलीफायर एक्ट कर रहा है। अगर मैं इसी को सैचुरेशन रीजन में ले जाऊं तो किस तरह से एक्ट होगा, देखिए। एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, ठीक है। इसको भी फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा मुझे, और इसको भी फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा मुझे। दोनों जंक्शंस को मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया है, ठीक है। दोनों जंक्शंस को अगर मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया है तो उस केस में क्या होगा, डिप्लीशन रीजन दोनों के केस में बहुत ही पतली सी होगी। डिप्लीशन रीजन अगर बहुत पतली सी है, ठीक है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किस डायरेक्शन में होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये तो सभी को क्लियर है। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, चूंकि इंजेक्शन तो वैसे ही होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन बेस में होगा, कुछ रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकम्बाइन होने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स भी इधर जंप करने की कोशिश करेंगे और होल्स इधर जंप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टेम्पररी एक टाइप का क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन फिर से ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, फिर से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा सैचुरेशन रीजन होता है उसमें जो प्रोमिनेंट करंट होती है वो डिफ्यूजन करंट ही होती है, ठीक है। और जो हम सैचुरेशन रीजन की बात कर रहे हैं तो सैचुरेशन रीजन में जो करंट का फ्लो होता है बहुत ही इजीली होता है। करंट का फ्लो बहुत इजीली होने की वजह से इसको हम लोग इस तरह से मान सकते हैं कि ये एज अ क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा स्विच है, तो सैचुरेशन रीजन में अगर बीजेटी है तो हम ये मान सकते हैं कि एज अ क्लोज स्विच काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि करंट का फ्लो जो है बहुत ही आसानी से हो रहा है, ठीक। अगर मैं कट ऑफ रीजन की बात करूं तो कट ऑफ रीजन में मैं दोनों ही जंक्शंस को क्या कर दूंगा, दोनों ही जंक्शंस को रिवर्स बायस कर दूंगा। अब दोनों ही जंक्शन को आप रिवर्स बायस अगर कर दोगे तो क्या होगा, तो आपकी डिप्लीशन रीजन जो है वो दोनों ही डिप्लीशन रीजन्स चौड़ी हो जाएंगी, काफी चौड़ी हो जाएंगी। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा, बैरियर भी ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा उसमें मेजर कंपोनेंट किस चीज का होगा, ड्रिफ्ट का होगा। आई ड्रिफ्ट विल बी द मेजर कंपोनेंट, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि ये एज अ ओपन स्विच काम करता है, ठीक है, ये एज अ ओपन स्विच काम करता है, ठीक है। या फिर इन्फिनाइट इम्पिडेंस बोल सकते हो आप, कुछ ही बोल सकते हो कि करंट का फ्लो इसमें नेग्लिजिबल होता है, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो तीन रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है। पहला है एक्टिव रीजन जिसमें एज एम्पलीफायर काम कर रहा है, दूसरा है सैचुरेशन रीजन जिसमें एज अ क्लोज स्विच काम कर रहा है, और तीसरा हमारा कट ऑफ रीजन है जिसमें एज अ ओपन स्विच काम कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज और फंडामेंटल इसमें ध्यान रखिएगा, चूंकि ये डिवाइस थर्मल इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगा, इस वजह से बेस करंट जनरेट होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि ये मटेरियल जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में तो जरूर है लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, जो फर्मी लेवल है थ्रू आउट द मटेरियल वो सेम नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बीजेटी में जानने लायक, ठीक है। तो बीजेटी का बेसिकली बेसिक फंडा यही था, बीजेटी का जो कॉन्सेप्चुअल चीज है, जो कॉन्सेप्चुअल फंडा है वो यही था, ठीक है। इसके बाद जो मैथमेटिक्स है, बीजेटी की जो मैथमेटिकल मॉडल है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।